रियल वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ वाक़ई ही इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकी गई है, वो है एटम बम। तो आज हम इसी एटम की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की एटम की कहानी 1954 से स्टार्ट होती है। जब पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रोग्राम एटम फॉर पीस जॉइन किया और 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रख दी गई। अच्छा, अब इन 2 काम तो हो गए, लेकिन इसके बाद एटम बनाने की रफ्तार सुस्त हो गई क्योंकि एटम फॉर पीस में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, ना कि मिलिट्री के लिए। तो उसके बाद ये प्रोसेस स्लो चलता रहा, फिर 1965 की जंग भी हुई, तो और पाकिस्तान ने इतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी कैम्प में था और अमेरिका नहीं था चाहता कि पाकिस्तान एटम बम बनाए। फिर ऐसा-ऐसा वक़्त चलता गया, 71 आया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और उसके बाद पाकिस्तान के और अमेरिका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। 65 में भी हुए थे, लेकिन 71 में ज़्यादा ख़राब हो गए। तब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिसाइड किया कि हम अब एटम बनाकर रहेंगे। तो इस तरह बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मिलिट्री के लिए एटम बनाने की बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही डाली। उसके बाद इन्होंने वहाँ से फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बुलाया, फिर और डॉक्टर्स इकट्ठे किए गए सारे एक मुल्तान में एक बड़ी मशहूर मीटिंग भी हुई जिसमें साइंटिस्ट को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको कहा कि आप एटम बम बनाएँगे। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुस्लिम ममालिक के दौरे किए। उन दौरों के दौरान उन्होंने एक तो ये कि ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और दूसरा ये है कि लीबिया, अ, फिर सीरिया, फिर तुर्की, ईरान, इन जैसे मराकश वगैरह से ममालिक के दौरे किए और वहाँ पर उन्होंने एटम बम के लिए डोनेशन इकट्ठी की। ये सिलसिला चलता रहा, फिर क्या हुआ कि 74 के मई में 1974 मई में इंडिया ने पोखरान में हमले किए एटॉमिक बम। तो ये स्पीड अप हो गया। अब जो स्पीड अप हुआ एटम का जो सिलसिला, इससे भुट्टो से अमेरिका नाराज़ हो गया। अमेरिका नाराज़ हुआ, उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि 5 जुलाई 1977 को ऑपरेशन फेयर प्ले होता है और उसके ज़रिए ज़िया-उल हक आ जाता है इस्लाम के नाम पर और वो 11 साल चलता है। लेकिन इन 11 सालों में ये होता है कि 1979 में अफ़गानिस्तान में रीच आ जाता है, बर्फ़ानी रीच, यानी कि सोवियत यूनियन आके घुस जाता है, जिसके लिए अब अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम से अमेरिका ने नज़रें चुरा ली। तब कोई अगर कांग्रेस में आती थी अमेंडमेंट, तो ये कह दिया जाता था कि अगर पाकिस्तानी प्रेज़िडेंट यानी ज़िया-उल हक एक गारंटी दे दें, हम पाकिस्तान यानी कि एटम बम नहीं बना रहा, तो हम उनकी इकोनॉमिक एड और मिलिट्री एड जारी रखेंगे। तो इतनी आसान सी शराइत थी। लेकिन फिर ऐसा-ऐसा जब अमेरिका की ज़रूरत पाकिस्तान से लेके मुतल्लिक़ ख़त्म हो गई, यानी कि जब सोवियत यूनियन निकल गया अफ़गानिस्तान से, तो ये पाबंदियाँ सख्त हो गई। पहले ये हुआ कि अमेरिकी प्रेज़िडेंट दे दें, श्योरिटी दे दें, पाकिस्तान एटॉमिक बम नहीं बना रहा, तो इनको एड मिलती रहेगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब रोनाल्ड रेगन आए, तो उन्होंने ये देने से इनकार कर दिया। अब वो जो थे ये सारा देखते रहे और एंड के बाद, तो उसके बाद जब ये सारा चलता रहा तो 90s की दहाई में तो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगी, लेकिन काम चलता रहा किसी न किसी तरह। और पाकिस्तान इस दौरान 90s की दहाई में पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता रहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करता रहा है दूसरे ममालिक जैसे ईरान, लीबिया और कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह के साथ। फिर सीन ये है कि 1984 में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर रेडी था, 90% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुकी थी पाकिस्तान की, कि वो एटम बम बना सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एलानिया नहीं किया बल्कि कोर्ट्स किया था। अब 1998 में क्या हुआ कि 11 मई को पहले इंडिया ने 3 और फिर 13 मई को इंडिया ने 2 बम ब्लास्ट किए। अब इसके बाद पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी सी बन गई कि वो जवाब दे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जी के नवाज़ शरीफ ने जो कतरा रहे थे, डेफ़िनिटली आप देखेंगे वो उस टाइम सिचुएशन क्या थी। पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। उसके बाद सैंक्शन लगने का खतरा था और सैंक्शन के बाद ज़ाहिर-सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स होती हैं। और अमेरिका उस टाइम पे सोल सुपर पावर था। आज फिर भी मल्टीलैटरल वर्ल्ड है। आज सैंक्शंस को ब्रेक करना आसान है। उस वक़्त सैंक्शन ब्रेक करना बहुत मुश्किल था और हमारे पास इराक जैसी मिसालें मौजूद थी कि उनके ऊपर जैसे सैंक्शंस लगी हुई थी। तो उस दौरान ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था और आपको जब 5 बिलियन यूएस डॉलर उस वक़्त मिल रहे हों, तो ये एक बहुत जिगरी वाला फ़ैसला होता है किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर नवाज़ शरीफ वहाँ पर फ़ैसला ना लेते तो तारीख़ उनको कभी भी याद ना रखती, बल्कि उन्हें एक बुरे अल्फ़ाज़ में याद रखा जाता। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर चाहे उस वक़्त नवाज़ शरीफ होते, ज़रदारी होते, इमरान खान होते या इवन उस्मान बुज़दार भी होते, तो वो फ़ैसला यही लेते कि एटम हमले होने ज़रूरी हैं। बिकॉज़ पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी इंडिया के साथ मुकाबले की बात होती है तो पाकिस्तान में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो मुल्क को सूट करती है। तो ये एटम की कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती। फिर 2001 में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दी, जिसका उन्होंने नाम रखा नो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। इंडिया की थी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी कि हम एटम पहले नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम एटम यूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान किन चीज़ों पे एटम यूज़ कर सकता है? एक तो ये है कि उसके किसी मुल्क के हिस्से पर हमला हो और फिर उसको कंट्रोल किया जाए। मतलब सपोज़िंग अगर लाहौर पर हमला करता है और उसको कंट्रोल किया जाता है, देन ही पाकिस्तान एटम बम यूज़ करेगा।
फिर ये है कि पाकिस्तान के वाटरवेज़ के ऊपर कोई हमला होता है। क्योंकि पाकिस्तान की 95% तजारत होती है वाटरवेज़ के ज़रिए, पानियों के ज़रिए। तो अगर उनके ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान यूज़ करेगा। पाकिस्तान के किसी इकोनॉमिक हब के ऊपर ही हमला होता है तो फिर पाकिस्तान यूज़ करेगा। इकोनॉमिक हब हो गया जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इस तरह की। और फिर ये है कि ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी अप्रैल में जब 2001 में जब दिल्ली में हमले हुए पार्लियामेंट के ऊपर, उसके बाद उन्होंने इंडिया ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन लॉन्च की कि इसमें एक जंग के लेवल से नीचे रहते हुए जिसको हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, पाकिस्तान पर हमले करने इंडिया ने प्लान बनाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इंडिया इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा तो हम फिर भी एटम बम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान की एक ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डेवलप हुई और ये पाकिस्तान के एटम की कहानी थी जो हमने छोटे तरीके से बहुत कंसाइज़ करके बयान की।